Welcome to lecture number 7. The leftover portion of lecture 6 shall be discussed in this part of lecture series on land law. जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि घटवाल कौन होता था, घटवाली टेन्योर क्या था, तो उससे संबंध में भी जब परमानेंट रेगुलेशन बना, बंगाल परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन 1793, उसके बाद लगातार रिफॉर्म होते हुए घटवाल के लिए जो बना उसका था बंगाल घटवाली लैंड एक्ट नंबर 5 ऑफ 1859। और घटवाली टेन्योर उसके पहले बंगाल कोड में 1814 में था, जो रेगुलेशन नंबर 29 ऑफ 1814 से डील होता था। तो यानी कि बहुत पहले से अंग्रेज लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहा था। उसका कारण था कि इंग्लैंड में भी धीरे धीरे करके लैंड के बारे में कंसेप्शन बना और सुधार होते गया, और इनिशियल मूवमेंट इसके संदर्भ में जागृति आई 13वीं शताब्दी में, और धीरे धीरे बढ़ते 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 वहाँ भी रिफॉर्म होते रहा। और इंग्लिश लॉ में उसका पूरा ट्रेस मिलता है, कॉमन लॉ क्या था, लैंड के संबंधित क्या था, कितना तरह का टेन्योर होता था, तो उससे वो अनुभव लेकर के और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में उन लोग क्रमशः सुधार कर रहा था। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था इंग्लैंड में, वो एक लैटिन मैक्सिम है, उसके आधार पर आधारित है। क्योंकि वो लोग सभी क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन भगवान को लॉर्ड कहते थे, और वहाँ पर अवतार की अवधारणा नहीं है, न इस्लाम में है और न क्रिश्चियन में है। सिर्फ सनातन हिंदू धर्म जो वैदिक धर्म है उसी में अवतार की अवधारणा है कि भगवान जो ऑल माइटी गॉड है वो अवतार लेके समय समय पर धरती पर आते हैं, और विभिन्न प्रकार का अवतार होते रहा है, हो रहा है, होते रहेगा। ये सब सदा से चलते आ रहा है, ये सब शाश्वत है, इटर्नल है। और ये संसार इसलिए संसार कहा जाता है, संस्कृत के लिटरली मीनिंग के हिसाब से जो सरक रहा है। तो सरक रहा है तो दोनों सेंस में सरक रहा है। एक तो पृथ्वी घूम रही है, अस्थिर नहीं है, वैज्ञानिक तौर से बहुत पहले प्रमाणित हो चुका है। पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, तो सरक रही है। दूसरा, ये पृथ्वी धीरे धीरे विनाश की ओर भी सरक रही है। जैसे जितने भी जीव जंतु इस ब्रह्मांड में हैं वो सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे जो भी हैं सारा ब्रह्मांड में वो भी समाप्त हो जाएगा, और ये सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएंगे। और ये जो हम लोग का ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और जो आकाशगंगा जिसमें हम लोग का ब्रह्मांड है उस आकाशगंगा में भी अनंत ब्रह्मांड है, और उस अनंत जो आकाशगंगा है उसमें और अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत पृथ्वी है, अनंत सूर्य चांद सितारे सभी अनंत हैं, जिसकी परिकल्पना और अवधारणा सिर्फ सनातन धर्म में है। और किसी भी धर्म में इतना दूर तक रिसर्च लोगों ने किया। जो आध्यात्मिक पुरुष ऋषि माने जो रिसर्च करते थे, और मुनि माने जो चिंतन मनन करते थे, स्वाध्याय करते थे, इन लोग का जो आध्यात्मिक प्रयोग हुआ वो साइंस के आधार पर उस समय के आधारित था। तो बहुत कुछ लोगों ने खोज किया जो वैदिक शास्त्रों में भी पाया जाता है, आज के वैज्ञानिक उसको देखते हैं। तो वो चूंकि बैकग्राउंड के लिए मैंने कहा, तो लॉर्ड इज द सुप्रीम। वहां पर कंसेप्ट है क्रिश्चियन में कि जीसस क्राइस्ट, जिसको भगवान की तरह लोग पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो साउथ में वहाँ के, हो सकता है वो प्रायोजित हो, मैनेज हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के
जो बड़े बिशप कहलाते हैं, कई चर्चों के जो हेड होते हैं वो बिशप, ऐसे उन लोग को फादर कहा जाता है, उनसे उनकी बातचीत हुई थी। और बातचीत में 3 बार घुमा फिरा के राहुल जी ने पूछा था उनसे कि जीसस क्राइस्ट भगवान है। तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, भगवान की तरह है। फिर उन्होंने पूछा कि वो भगवान के सन है, तो हाँ मान सकते हैं भगवान के सन है। और तीसरा भी सवाल था कि भगवान के वो मैसेंजर है। तो इसीलिए आम क्रिश्चियन लोग ये समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट वो भगवान के भेजे हुए धरती पर दूत है, लेकिन भगवान के समकक्ष है। इसलिए कोई कोई उनको सन ऑफ गॉड भी कहता है, और नहीं तो मैसेंजर ऑफ गॉड कहता है। करीब करीब यही कंसेप्ट इस्लाम में भी है कि वहाँ पर कोई फिजिकल गॉड की परिकल्पना नहीं दोनों में, यानी कि वो लोग ब्रह्म को हम निराकार मानता है। सनातन धर्म में निराकार भी है और साकार भी है। वो कभी निराकार भी रहता है, कभी साकार भी रहता है, और एट ए टाइम वो साकार भी हो जाता है, निराकार। तो ये बहुत विस्तृत परिकल्पना है, वो विस्तृत परिकल्पना है, और इस दोनों सही है। क्योंकि ये हम लोग जो भौतिक जगत में देखते हैं उससे परे बात है, ये आध्यात्मिक जगत की बात है। और उसके लिए उस तरह का तत्व ज्ञान चाहिए, और तत्व ज्ञान तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं उनके द्वारा ही मिल सकता है, तब उसको समझा जा सकता है। लेकिन जो ग्रंथों के हिसाब से सर्वमान्य सिद्धांत और धारणा है, अवधारणा है, जिसको लोग मान रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ दोनों परमिसिबल है, दोनों सही है, दोनों के फॉलोअर है। और उसके अलावे भी ओपन यहाँ पर डिबेट है, कोई कन्फाइन नहीं कि कोई किसको क्या माने, लेकिन वहाँ पर कन्फाइन है, एक ही गॉड है, एक ही बुक है, उसके अलावा कोई बुक नहीं है। क्रिश्चियन के लिए बाइबिल और इस्लाम के लिए कुरान। उसमें क्या गलत है क्या सही है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता, उस पर कोई कमेंट नहीं हो सकता, उसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। उसके कॉन्ट्ररी वेद का बहुत सारा है, वेद का भाष्य है, साक्य है, उपनिषद है, मीमांसा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जहाँ क्रिश्चियनिटी जहाँ से प्रारंभ हुई और वहाँ पर धीरे धीरे करके जब ब्रिटिशर्स का राजपाट हुआ तो लैंड को कौन कंट्रोल करता था, तो वहाँ का जो किंग था उसकी क्या मान्यता था कि भगवान के बाद धरती पर जो राजा होता है, यानी कि किंग, क्राउन, लॉर्ड, जो भी कहिए, वो भगवान के समतुल्य होता है, भगवान के बराबर होता है। तो जो भी भूमि का टुकड़ा है, जो भी पृथ्वी है, जिस भाग पर उसका राज्य है, वो सब उसका मालिक वही लॉर्ड ही होता है, यानी कि वहाँ का जो राजा था वही उसका मालिक है। तो इसके पीछे एक युक्ति है, लैटिन में उसका एक्यूरेट हो सकता है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, लेकिन जहाँ तक हम समझे हैं, नूले टेरे सेंस सिग्न्यूर, नूले टेरे सेंस सिग्न्यूर। नूले का स्पेलिंग है NULLE, नूले। टेरे का स्पेलिंग है TERRE, टेरे। सेंस का है SANS, असेनूरे SEIGNEUR, नूले टेरे सेंस सेनूर। इसका मतलब है सीधा इंग्लिश में नो लैंड विदाउट ए लॉर्ड। देखिए, जस्ट उसी परिकल्पना को उलट दिया गया कि जो भी भूमि है वो सभी लॉर्ड का है, और लॉर्ड इज द सुप्रीम। तो वो लॉर्ड जो सुप्रीम लॉर्ड है, ऑल माइटी गॉड जिसको कहते हैं, उसको किसी ने देखा नहीं। और अभी जिसको गॉड के बराबर या गॉड के रूप में पूजा जाता है, जीसस क्राइस्ट को, तो बाइबिल के हिसाब से वो गॉड नहीं है, मैसेंजर ऑफ गॉड है या सन ऑफ गॉड है। तो वर्शिप के ख्याल से वो हाईएस्ट जो पूज्य पुरुष, महापुरुष, जिस रूप में आप मानिए कहिए, वो है। तो ऑल माइटी गॉड जिसको किसी ने देखा नहीं, उसके अलावा जो धरती पर फिजिकल बॉडी में है और मानव शरीर में है, वो लॉर्ड यानी कि क्रॉन यानी कि किंग है,
तो जब लॉर्ड को किसी ने देखा, ऑलमाइटी गॉड को, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव में जो एक्चुअल किंग है फिजिकल बॉडी में लैंड के ऊपर, तो वही लॉर्ड है और वही सारे लैंड का मालिक है, इसलिए उसको लैंडलॉर्ड कहा गया। तो इसीलिए ये मैक्सिम जो है ये कहता है देयर कैन बी नो लैंड विदाउट ए लॉर्ड। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी भूमि नहीं है जिसका कोई मालिक नहीं, यानी कि पहले मालिक है तब भूमि है, ऐसा नहीं कि पहले भूमि है तब मालिक हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन ओरिजिन लैंड का और लैंड ओनर का और लैंडलॉर्ड का कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ है। जो हमारे यहाँ तो अलग वैदिक शास्त्रों में है, लेकिन इंग्लिश लॉ के हिसाब से जो आज हम लोग जिसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसका ओरिजिन में हम लोग जा रहे हैं, तो उसके ओरिजिन में यही इनिशियल ओरिजिनेटिंग कंसेप्ट था ब्रिटेन में, जिसके आधार पर माना गया कि एवरी इंच ऑफ लैंड बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड हु इज द लॉर्ड, किंग और क्राउन इज द लॉर्ड। वो धरती का भगवान हुई है, असली भगवान को किसी ने देखा नहीं। तब वो लैंड है तो उसको क्या करेगा, पूरे ब्रिटेन में एक राजा है, पूरे ब्रिटेन पर उसका शासन है, तो क्या करेगा, तो जो जिस तरह की भूमि है उसके उपयोग करने के लिए वो अपना अरेंजमेंट करेगा। तो वो अपने आदमियों से तरह तरह ढंग से, अगर खेती की जमीन तो खेती करने के लिए देगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज का हो तो वो करने लगा। उसी के तरह धीरे 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 नियम कानून रेगुलेशन एक्ट जो भी हुआ सब बनते गया। जब वो वहाँ पर अपना शासन चलाने लगा, उसी क्रम में धीरे धीरे वो विस्तार करते गया अपने शासन का और साम्राज्य का दूसरे दूसरे मुल्कों में। हिंदुस्तान में भी कंपनी आई जैसा कि पता है, उसके बाद टेक ओवर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उस अनुभव से यहाँ पर उन्होंने कानून का विस्तार किया और समय समय पर रिफॉर्म करके कानून लाया। इस आधार पर उन लोग को आसानी हुई कि इंडिया में लैंड से संबंधित क्या कानून हो सकते हैं। जिसे जिसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे उन लोगों ने बनाया और दोनों तरह से रिफॉर्म किया, जमींदारों के लिए, रईतों के लिए, कुछ न कुछ। लेकिन सभी के पीछे उनका अपना ही निहित स्वार्थ था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें। अब ये सब प्रक्रिया चलते रही, तरह तरह के एक्ट आए जिसके बारे में आगे बताएंगे और उसका लिस्ट भी देंगे। इस बीच में जब अंग्रेजों के पास टोटल सभी लैंड का रिकॉर्ड नहीं था, कितने तरह के लैंड थे और उसकी क्या उपयोगिता थी, ये सब काम के पीछे वो लगा हुआ था। तो इसका सर्वे कराने का उसने सोचा, तो सर्वे की प्रक्रिया अपनाई गई। धीरे धीरे कानून भी बनते गए। तो सर्वे करने के पीछे कई कारण था। उसका पहला कारण था कि कितना भूमि है, उसका कौन मालिक है, कौन जमींदार है, किससे लगान आता है, किससे लगान नहीं आता है, कौन सा जमीन है जो अनयूज है, इसको यूज किया जा सकता है, उसका किस प्रकार से किया। वो सब अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो काम करते गया। तो सर्वे का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये पूरे वर्ल्ड में सर्वे का कंसेप्ट अमेरिका से शुरू हुआ था। पहले अमेरिका में हुआ था सर्वे का काम, और वहाँ से धीरे 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 यूके में आया, और यूके के बाद दूसरे से जहाँ पर भी ब्रिटेन का शासन था वहाँ पर किया गया। इंडिया में भी सर्वे 1800 कुछ ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वो सर्वे का टॉपिक आएगा तो उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो वो सर्वे के समय वो लैंड को आइडेंटिफाई किया, लैंड के कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से उसका नॉमिनिक्लेचर किया, और उसी तरह से तरह तरह का सर्वे में डॉक्यूमेंट तैयार किया। लैंडलॉर्ड के लिए अलग डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट का खास कंट्रोल वाला लैंड था तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट, रैयत के लिए अलग डॉक्यूमेंट, अंडर रैयत के लिए अलग डॉक्यूमेंट, वो जनरल पब्लिक के लिए जो लैंड है कॉमन यूटिलिटी का उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट,
दूसरा किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ का क्या कस्टम है, क्या सिस्टम है, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाया। उससे कुछ सेफगार्ड भी हुआ इंडियन सिटीजन का, और दूसरा आपस में जो डिफरेंसेस या डिस्प्यूट होते थे उसको भी रिजॉल्व करने में उसको सुविधा हुआ, और उससे भी उसको कुछ आमदनी वगैरह का, जैसे हाट बाजार मेला, ये सब से भी उसको रेवेन्यू आने लगा। सड़क अगर है, या सड़क बना दिया, रेल बना दिया, तो सब लोग जो पूरी बात नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज के आने के बाद हिंदुस्तान में तरक्की हुआ। यहाँ तक भ्रांति है कि ग्रैंड रोड जो है वो शेरशाह ने बनाया, जबकि बहुत पहले 3-4 हजार साल पहले यहाँ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये मिलता है कि हिंदू राजा ने बनाया था, और वो तक्षशिला से लेकर के एकदम बांग्लादेश तक के था। सबसे दुनिया में सबसे लंबा रोड और सबसे पहले इंडिया ही बना था। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत गलत इतिहासकारों ने लिखा है, और मुस्लिम शासकों का और लेफ्टिस्ट लोग जो है महिमा मंडन किया है, और अपने जो शासक थे, राजा थे, उनके बारे में भ्रांति पैदा किया है, गलत इतिहास में लिखा है। ये अलग विषय है। लेकिन ये सब उसी के समय सारा का आइडेंटिफिकेशन हुआ। पहले से भी वो लिखते जाता था, तरह तरह का डॉक्यूमेंट बनाता था, अलग अलग रेगुलेशन और एक्ट में प्रावधान बना करके। तो इस जो मेन सर्वे हुआ, पहला सर्वे जो अंग्रेजों द्वारा किया गया, उसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। लेकिन उस कैडेस्ट्रल सर्वे के पहले भी एक सर्वे हुआ था, वो थाकवस सर्वे हुआ था। तो थाकवस सर्वे का कोई कानून नहीं था, कोई स्टैच्यूट नहीं था जिसके अंदर सर्वे कराया गया। वो जहाँ जहाँ के कुछ ही इलाके में, लिमिटेड इलाका में हुआ था। वो लिमिटेड इलाका में जो सर्वे किया गया, वो सर्वे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया गया था कि कौन सा रैयत है, कितना लैंड है, वो कितना देता है लगान, और कितना नहीं देता है, कितना लैंड छिपा लिया है, या कुछ ऐसा लैंड है जिस पर आज तक लगान नहीं लिया गया है लेकिन उससे भी आमदनी हो रही है। ये सब पर्पज से किया गया था। तो वो सब लोकल अरेंजमेंट था। कुछ ऐसा भी इतिहास में आता है कि अकबर के समय में भी राजा टोडरमल ने भी कुछ इलाकों में सर्वे करवाया था, और बाद में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उस समय भी कहीं कहीं थाकवस सर्वे करवाया था कंपनी, यहाँ के लोकल जमींदार ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, रेवेन्यू, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब टेक ओवर कर लिया, तो उस समय भी कुछ इलाके में, वो छिटपुट इलाके में थाकवस सर्वे हुआ था। तो थाकवस सर्वे में नक्शा भी बना था और खतियान भी बना था, लेकिन वो लिमिटेड बना था, और चूंकि उसका कोई कानून नहीं था, कोई टेक्निकल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, इसलिए उसमें लॉ में उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है। उस पर बहुत सारा जजमेंट है जो बाद में बताएंगे आपको। तो आज के टॉपिक में उस कंटेक्स्ट में ये कंक्लूडिंग लेक्चर होगा। उसमें इम्पोर्टेंट बात जो सबों के काम के लिए है, जिस पर प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है और जो फोकस किया गया वो DC लाल साहब के प्रश्नावली में, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ये जो सिस्टम अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हिंदुस्तान में क्या रिजेंटमेंट हुआ, कैसे रिजेंटमेंट हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ, और उसके बाद क्या लेजिस्लेटिव चेंजेज आया लैंड से कंसर्निंग, वो बताएंगे। तो कई तरह के ग्रांट के वगैरह के बारे में बता चुके, तो वो सब चीज़ सर्वे के समय में नोट किया गया, उसको कंसीडर किया गया, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, और उसका प्रावधान कानून में बनाया गया। सर्वे करने के लिए उस समय बंगाल सर्वे एक्ट बना, सर्वे रूल्स बना, उसके बाद वो साइंटिफिक सर्वे था इसलिए उसका सर्वे टेक्निकल रूल्स बना। उसका प्रावधान BT एक्ट जब बना 1885 में, तो BT एक्ट में सेक्शन 103, 3A, 3B वगैरह जोड़ा गया। फिर सर्वे के दौरान क्या क्या विसंगतियां हुई, किसका दावा प्रतिदावा है, उसका निराकरण करने के लिए रेवेन्यू अफसर, रेवेन्यू कोर्ट बनाया गया,
उसको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया और उस संबंधी सुधार की प्रक्रिया, गलती हो गया, किसी का दावा अमान्य हो गया, वो सब का निराकरण करने के लिए उसका पावर दिया गया। वो एक अलग सेपरेट, उस समय सिविल कोर्ट आ चुका था, सिविल कोर्ट में दीवानी वाद चलते थे, लेकिन सर्वे से रिलेटेड वो अलग एक कोर्ट था, उसकी हियरार्की थी, कौन ओरिजिनल कोर्ट होगा, कौन अपलेट कोर्ट होगा, कौन सेकेंड अपलेट कोर्ट होगा। वो जब बीटी एक्ट के अंदर घुसेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। वहां पहुंचने के पहले लैंड के क्लासिफिकेशन, जिसमें कि वो डीसीएलआर का प्रश्न भी समाहित है, और कुछ लोग अभी कल परसों 2 दिन में जो मेरा लेक्चर सीरीज शुरू हुआ, तो इसको सुन करके बहुत कॉन्शियस लोगों ने डायरेक्ट हमसे सवाल पूछा है और यूट्यूब पर ही पूछा है। उसको ध्यान में रखते हुए उस पार्ट को आज कवर करके आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। उसको समझने के लिए जो लैंड का कैटेगरी है, जमींदारी के टाइम में जो था और आज भी वो रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो। उसके बाद अगर समय मिला तो आगे क्या क्या रिजेटमेंट हुआ और कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ रिफॉर्म के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो फोकस है, इम्पोर्टेंट है, वो बकास्त लैंड के बारे में, जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है और उस पर ज़्यादा भ्रांति है और उसी पर सरकार ने संकल्प पत्र निर्गत किया है। तो पहले कैटेगरी बता देते हैं कि उस जमाने में आज़ादी के पहले जमींदारी प्रथा लागू थी, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हो गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, और जो सिस्टम चल रहा था उसमें एक लैंड की क्वालिटी या वर्गीकरण कहिए या नामकरण, वो था बकास्त लैंड। दूसरा था खुद कास्त लैंड। तीसरा था खास लैंड, या सिर भी बोलते थे उसको। खास या सिर दोनों एक ही है, यानी कि दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, सिनोनिमस है। एक और कैटेगरी था, उसको बोलते थे कामत लैंड। अब अलग अलग लैंड का तो कैटेगराइजेशन हो गया। ये सब किस संदर्भ में है, इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि गर्मजोरुआ मालिक और खास क्या था, रैयत का है तो क्या था, अंडर रैयत का है तो क्या था। अब ये दूसरा कैटेगराइजेशन है, ये सब लैंडलॉर्ड से रिलेटेड है। तो बकास्त लैंड एक्चुअली बकास्त लैंड मालिक के कब्जे में आने पर ही कहलाता है। ओरिजिनली वो मालिक के कब्जे में नहीं था, यानी कि लैंडलॉर्ड के कब्जे में नहीं था। वो लैंड किसी रैयत के कब्जे का था और रैयती लैंड था जिस पर रैयत अपना खेतीबाड़ी करता था, वो रैयती लैंड कहलाता था। नेचर ऑफ लैंड हो गया रैयती लैंड, कृषि भूमि, रैयती भूमि। इसीलिए बहुत सा डॉक्यूमेंट में आज देखिएगा, अगर रैयती भूमि है और वो परमानेंट सेटल्ड रैयत है, वो सब बीटी एक्ट में है, प्रोविजन डिफिनेशन में आएगा। एक ऑक्यूपेंसी हुआ मतलब जहां वो रहता है उसी गांव में खेती करता है, वहीं रहता है, तो ऑक्यूपेंसी रैयत हुआ। अगर 12 साल से लगातार वो जोत रहा है तो उसको ऑक्यूपेंसी राइट हो जाता है, उसको लैंडलॉर्ड हटा नहीं सकता है। और अगर वहाँ परमानेंट उसका घर भी है, परमानेंट होम है, तो उसको परमानेंट सेटल्ड रैयत एंड परमानेंटली सेटल्ड ऑक्यूपेंसी रैयत भी कहते थे। तो उसको ऑक्यूपेंसी राइट क्रिएट हो गया। तो पहली बार वो रिफॉर्म्स के द्वारा वहाँ तक पहुँच गया, बीटी एक्ट में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो अगर कोई रैयत की जमीन जो खेती वाली थी किसी प्रकार से लैंडलॉर्ड के कब्जे में आ गई और लैंडलॉर्ड डायरेक्ट अपना कब्जा में रख के अपने नौकर चाकर या किसी आदमी के द्वारा उसको हायर लेबरर के द्वारा खेतीबाड़ी कराता था, अपने पास रखता था, तो वो जमीन हो गया बकास्त। देखिए ये वर्ड जो बकास्त है या खुद कास्त है, इसका रेलिवेंसी क्या है। कास्त का माने होता है खेती की जमीन, तो जहां भी कास्ट रहे तो एग्रीकल्चर जमीन समझ लीजिए। जैसे मजरुआ का मतलब होता है खेती, अगर मजरुआ मतलब नहीं खेती, तो उसी तरह से कास्ट है। तो पुराना सेल डीड वगैरह, गिफ्ट डीड वगैरह में पुराने डीड राइटर लोग लिखते थे,
अगर रईती जमीन है और परमानेंट सेटल रैयत का ऑक्यूपेंसी राइट है और उसका भुगतान नगद लगान से हो रहा है, तो उसमें लिखा रहेगा मवाजी 5 डिसमिल अराजी कास्त रईती नकदी कायमी। माने कायमी का मतलब वो परमानेंट हो गया, जो रैयत का है वो परमानेंट हो गया। जैसे जमींदार को सेटल किया अंग्रेज ने तो परमानेंट सेटलमेंट परमानेंट हो गया। हालांकि ये परमानेंट सेटलमेंट आने के पहले जो एग्रीमेंट हुआ कर्नवालिस के टाइम में, उसके पहले भी सेटलमेंट होता था रेगुलेशन के तहत। तो पहले 5 साल के लिए होता था जमींदारों को, बाद में उसको बढ़ा के 10 साल के लिए किया गया, जिसको डिसेनियल सेटलमेंट कहते थे। और उसी तरह का प्रोसीजर था जो एलिवियन एंड डिलुवियल लैंड था, तो वो जब डूब जाता था तो पता नहीं चलता था किसका है, तो उसके लिए कानून बनाया गया उसी एक्ट में। और उसके पहले जो रेगुलेशन था कि जो जमीन डूब जाएगा नदी झील में समुद्र में, वो सरकार का हो जाएगा। अगर सरकार ऑलरेडी पहले से सेटल कर ली है लोकल अरेंजमेंट से, तो जहां लैंडलॉर्ड को पावर दिया गया तो लैंडलॉर्ड को हो जाएगा, जहां लैंडलॉर्ड को नहीं दिया गया तो सरकार का हो जाएगा, जो प्रोविंशियल सरकार थी उससे। और जब फिर पानी से बाहर निकल जाएगा तो जो ओरिजिनल ओनर था उसका, अगर ओरिजिनल लैंडलॉर्ड था तो लैंडलॉर्ड को हो जाएगा, अगर रैयत का है तो रैयत का हो जाएगा। तो वैसे जमीनों के लिए वो समय समय पर सर्वे करने का प्रावधान बनाया गया था उसी एक्ट में। वो बंगाल सर्वे एक्ट से उसका सर्वे नहीं होता था, तो उसको डिसेनियल सर्वे बोलते थे। हर 10 साल पर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को पावर दिया गया था कि उसका सर्वे कीजिए, और सर्वे करके उसका खतियान और नक्शा बनवाइए। तो बहुत जगह मिलता है, जो भी डिस्प्यूट का कारण है उसमें आपको नक्शा मिलेगा, आधा पानी में है, आधा जमीन बाहर आ गया है, पूरा नहीं आया है। तो सर्वे के टाइम में जैसा पाया, तो सर्वे अथॉरिटी ने उसको 10, 20, 50, 100 बीघा का एक मैप में खींच दिया खाका, और उसमें लिख दिया अनसर्वेड, और नक्शा बना दिया। और खतियान में वो सब बिहार सरकार कर दिया, या उस समय प्रोविंस ऑफ बिहार कर दिया। वो प्रोसीजर आज भी है कि कलेक्टर को कराना पड़ता है, तो वो अलग तरह का सर्वे है, और उसी एलिवियन एंड डिलुवियन एक्ट में उसका प्रावधान है, जो पहले पुराने रेगुलेशन में था। और जब बंगाल सर्वे एक्ट आ गया तो अलग उसका प्रावधान बन गया। तो जब रैयत की भूमि लैंडलॉर्ड कब्जा कर ले तो बकास होगा। अब कब्जा कैसे करता था, तो 3 तरह का कानून था। वो कारण भी बीटी एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में भी फिर क्रमशः चर्चा किया जाएगा। तो पहला कारण था सरेंडर, जिसके बारे में सेक्शन 86 बीटी एक्ट कहता है। दूसरा था एवेंडनमेंट, जो सेक्शन 87 बीटी एक्ट कहता है। और तीसरा कारण था कि जो रैयत का जमीन है वो रेंट सूट में नीलाम हो करके वो जमींदार खरीद ले और जमींदार के पास आ जाए। तो ये 3 तरीका से रैयती भूमि जमींदार के पास आ गई, या जमींदार उस पर खेती करने लगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो उसका बकास लैंड हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या होता है, इसे क्वेश्चन एक पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन भी अभी मेरे सामने है। तो उस क्वेश्चन को अब इसके बाद हम जवाब देंगे डिटेल में, आप लोग अब समझ सकते हैं जवाब देंगे तो उस क्वेश्चन का, कि बकास शुरू से या हमेशा से बकास नहीं कहलाता था। जब रैयत के द्वारा किसी 3 कारण से छोड़ दिया गया या छोड़वा दिया गया और लैंडलॉर्ड ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा को कोई राइट है। मान ली ए रैयत है, वो छोड़ के भाग गया, तो बी नहीं कब्जा कर सकता, उसको कोई राइट नहीं, तो फिर लैंडलॉर्ड ही करेगा। दूसरा, जमींदार को पहले से जब एग्रीमेंट हुआ परमानेंट सेटलमेंट का ब्रिटिशर से, तो जमींदार को कुछ कल्टिवेबल लैंड भी अलग अलग तरह से, अलग अलग कस्टम, अलग अलग इलाकों में जैसा था उन लोगों को दिया गया, तो वो प्राइवेट लैंड हो गया। तो जो प्राइवेट और पर्सनल लैंड था, कल्टिवेबल लैंड जमींदार का, उसको खुद कास्त बोलते थे। और ऐसा लैंड जो खेती के अलावा दूसरे तरह का उपयोग में आता था, लेकिन लैंडलॉर्ड के खास कब्जा में था, तो उसको बोलते थे प्राइवेट लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसी को खास बोलते थे या सीर बोलते थे। तो चूंकि वो कल्टिवेबल नहीं होता था,
तो सर्वे अथॉरिटी ने उसका नामकरण कर दिया गैर मजरूआ खास, माने लैंड विच इज नॉट कल्टिवेबल बट इट बिलोंग्स टू द लैंडलॉर्ड पर्सनली, तो हो गया गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ सिर। कामत भी उसको कहते थे जो प्राइवेट लैंड था, लेकिन वो स्ट्रिक्टली लैंडलॉर्ड तक ही डिफाइन नहीं था। किसानों की भी भूमि कहीं कहीं जो जहां पर रहता था किसान वहां पर नहीं है, जो एक विलेज में रहता है उसका जमीन दूसरे विलेज में है, दूर में है, तो कहीं कहीं लोकल वहां के सिस्टम के हिसाब से भी उसको प्राइवेट लैंड ऑफ द रैयत को भी कामत कहते थे, लेकिन नॉर्मली वाइडर सेंस में प्राइवेट लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड को कामत कहते हैं और जीरात भी उसको कहते हैं। जो जमींदार थे, जो प्रोप्राइटर थे, उनके पास प्राइवेट लैंड था तो उसको जीरात कहते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, जीरात, कामत, खास, ये सब प्राइवेट लैंड है। तो इस प्रकार के लैंड थे। इसको समझने के लिए ये जो हमने कहा है वो जितने रेगुलेशंस हैं वो सब रेगुलेशंस के बाद जो रिफॉर्म होकर के एक्ट बने और फाइनली बीटी एक्ट बना, वो सबको पूरा पढ़ने के बाद ये आप समझ सकते हैं। और जैसा कि हम लगातार अभी लेक्चर सीरीज में बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप शुरू से सुने होंगे तो वो बात आप अच्छी तरह से अभी समझ गए होंगे। फिर भी विधि व्यवसायियों के लिए यानी कि अधिवक्ताओं के लिए और न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हम लिखा देते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, और जो हम कह रहे हैं वो सब बात उस जजमेंट से प्रमाणित हो जाएगा। ये जजमेंट रिपोर्टेड है, केस है हरिहर प्रसाद सिंह वर्सेस देवनंदन प्रसाद एंड अदर्स। हरिहर प्रसाद सिंह वर्सेस देवनंदन प्रसाद एंड अदर्स। ये रिपोर्टेड है AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 305। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 305। और ये 3 जजेज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट आज तक सभी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट में फॉलो किया गया है। इसलिए ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब जो DCLR साहब का पहला प्रश्न था कि बकास्त मालिक जमीन की वर्तमान स्थिति बिहार टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 21A में और बिहार बकास लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 1947 में और बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के सेक्शन 567 के संदर्भ में क्या है। ये 3 क्वेश्चन मिला हुआ है और इस पर जवाब भी सटीक होगा और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होगा ताकि आप समझें और DCLR महोदय भी समझ सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में इसी सवाल से शुरू करेंगे। गुड नाइट टू ऑल द व्यूअर्स।